नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, ये कक्षा आने में थोड़ा सा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर इसके पिछले वाली क्लास में हमने 16 महाजनपद के बारे में ढंग से डिस्कस किया था और 16 महाजनपदों को हम आगे चल के जो देखने वाले हैं उसके डिटेल में जाएंगे। उसमें हम मगध और मगध का उत्कर्ष, साथ ही साथ जो है कि हम अलग से चलते हुए अशोक यानी कि मौर्य तक पहुँचेंगे। लेकिन इसके पहले हम चाहेंगे कि आप इसके बीच में जो इंसिडेंट्स हो रखे हैं उसके बारे में भी जानें। और इस क्रम में आज जो हम पढ़ेंगे वो है ईरानी आक्रमण और भारत के संबंध के बारे में हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ईरानी आक्रमण क्या है? भारत में सिकंदर, उसके सेनापति व अन्य शासकों द्वारा किए गए अभियानों की हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। आगे चल के इसे देखते चलिए। हम क्या कहने वाले हैं इसमें कि सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम है निर्याकस। निर्याकस ने क्या कहा, ध्यान रखिए, हम एकदम टाइमलाइन के साथ चलेंगे, ठीक है। तो सिकंदर का सेनापति जो जल सेनापति है उसका नाम निर्याकस है। साइरस ने भारत पर आक्रमण किया, यह जानकारी देता है कौन? निर्याकस, ठीक है। क्या कह रहा है कि गेड्रोसिया यानी कि जो मकरान तट है उसके रास्ते भारत पर पहला आक्रमण साइरस ने किया। यह जानकारी दे कौन रहा है? सिकंदर का सेनापति निर्याकस दे रहा है, जो कि सिकंदर का जल सेनापति है। क्या कहता है कि साइरस युद्ध में 7 सैनिकों के साथ जान बचा कर भागा। फाइन, कुल मतलब क्या है? सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस कहता है कि साइरस ने भारत पर आक्रमण किया है, गेड्रोसिया या मकरान तट के रास्ते से किया था यह आक्रमण, और साइरस युद्ध में अपने 7 सैनिकों के साथ जान बचाकर कर भागा है। मेगास्थनीज उस टाइम के जो लोग हैं, जो विवरण मिलते हैं वो कैसे हैं? मेगास्थनीज कहता है कि हेराक्लीज, डायनोसिस और अलेक्जेंडर। अब देखिए, चूंकि हम ईरानी या फारसी आक्रमण को पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ शब्द हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हेराक्लीज कृष्ण को संदर्भित करता है, डायनोसिस शिव को, और अलेक्जेंडर सभी को पता है सिकंदर को करता है। तो मेगास्थनीज कहता है कि हेराक्लीज, डायनोसिस और अलेक्जेंडर के अलावा भारतीयों को अन्य किसी ने नहीं जीता था कभी, ठीक है। बेसिकली वो सिकंदर की बड़ाई कर रहा है कि 2 भारतीय देवताओं के अलावा किसी ने जीता है तो वो सिकंदर ने जीता है भारतीयों को। इसी के साथ प्लिनी जो है, प्लिनी भी दार्शनिक है और प्लिनी उस समय का यात्री भी रहा है। तो प्लिनी कहता है कि साइरस ने कपिशा नगर को ध्वस्त कर दिया। कपिशा एक नगर है जिसे ध्वस्त कर दिया। और जेनोफोन, जो कि साइरस की जीवनी लिखता है, नाम है उसका जेनोफोन, साइरस ने बैक्ट्रिया और इंडियंस को अपने अधिकार में लिया। ये आपको जो जानकारी मिल रही है फैक्ट के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी ही जाएगी, ठीक है। आप देख लेंगे कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। टीसीएस, जो कि ईरानी राजवैद्य है, इसको आप फैमिली डॉक्टर भी कह सकते हैं, उसका नाम है टीसीएस। क्या कहता है कि साइरस की मृत्यु भारतीयों से युद्ध में लगे घावों के कारण हुई थी। साइरस कौन? वही जिसने भारत पर आक्रमण करा था मकरान तट पर। भारत में वास्तविक ईरानी हमला डेरियस फर्स्ट या दारा, जिसका टाइम पीरियड 522 से 486 बीसी के आसपास का है, उसके द्वारा किया गया। डेरियस के बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्श ए रुस्तम लेखों में भारत ईरान संबंधों पर विवरण उपलब्ध है। इसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ईरानी शासकों में से किस शासक के स्तंभ लेखों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपके पास उत्तर है डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इतिहास के पिता हेरोडोटस ने भारत को दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत कहा है और इस 20वें प्रांत से 360 टेनेंट स्वर्ण चूर राजस्व के रूप में आता था। डेरियस का उत्तराधिकारी यानी कि जो दारा फर्स्ट है, दारा फर्स्ट का उत्तराधिकारी हुआ जेरोक्सीज। अब जेरोक्सिस को अगर हिंदी में नाम देंगे तो उसका नाम है क्षयार्क, ठीक है, इसका नाम है क्षयार्क। क्या कह रहा है? जेरोक्सिस ने भारतीय सैनिकों को किराए पर भर्ती किया था अपने युद्ध में लड़ने के लिए। साथ ही साथ ये जो जेरोक्सिस है इसने गांधार, शतग्रु, सिंधु प्रदेशों को जीत लिया था। अहूर मज्द की इच्छा थे उसने सिंधु प्रदेश में देव मंदिरों को गिराने और पूजा इसमें बंद करा दिया था। इसका जो
उदाहरण मिलता है, इसका जो विवरण मिलता है वो पर्सिपोलिस अभिलेख में मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है, किसके इच्छा से? अहूर मज्द यानी कि जो ईरानी देव हैं उनकी इच्छा से उसने ऐसा किया और इसकी जानकारी पर्सिपोलिस अभिलेख में दिया गया है। अब देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि अराबेला का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है। अराबेला का युद्ध 331 बीसी में हुआ, दारा सेकंड और सिकंदर के बीच में हुआ। दारा सेकंड पराजित हुआ है और पर्सिपोलिस नगर को सिकंदर ने जलाकर राख कर दिया। इस युद्ध में दारा सेकंड ने भारतीय सैनिकों का प्रयोग लिया था। भारत ईरानी संबंधों के फलस्वरूप भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में व्यापार और मुद्रा के संबंध में अरामाइक और खरोष्ट लिपि के प्रचलन के संदर्भ में प्रमाण प्राप्त होते हैं। अशोक ने अभिलेख लिखवाने की परंपरा डेरियस फर्स्ट से ली थी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय राजा के बारे में बात हो रही है और अशोक के कई सारे स्तंभ अभिलेख हैं। 12 स्तंभ अभिलेख तो आपको पता ही है, जिसमें कि वो प्रजा के कल्याण की बात करते हैं और साथ ही साथ धर्म प्रचार की बात करते हैं, बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तो अशोक ने अभिलेख लिखवाने की परंपरा अगर पूछी जाए किससे ग्रहण करी तो डेरियस फर्स्ट से अशोक ने ली थी। सिकंदर के बारे में ध्यान से अब देखने वाले हैं हम कि सिकंदर ने भारतीय प्रदेशों में तक्षशिला नरेश आम्भी को अपना अधीनस्थ बनाया। कहाँ के लिए? जब वो भारत में प्रवेश कर गया। और पोरस यानी कि जो पुरु है उसको वितस्ता झेलम नदी के आसपास का क्षेत्र है। वितस्ता झेलम के युद्ध में, और इस झेलम के युद्ध को ईरानी या फारसी भाषा में कहा गया हेडस्पीज का युद्ध। इसमें जो है कि पोरस को सिकंदर ने पराजित कर दिया। सिकंदर के बाद के लेखक एरियन ये जानकारी देता है कि हेडस्पीज के इस युद्ध का विवरण कहाँ मिलता है? सिकंदर के बाद के लेखक एरियन के व्यूज़ में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सिकंदर का सामना करने हेतु अश्वक, आप ध्यान रखिएगा, अश्मक राज्य आपने पढ़ रखा है 16 महाजनपद में, ये वो राज्य नहीं है, अश्वक अलग राज्य है। अश्वक राज्य की राजधानी मस्सग की महिलाओं ने भी सिकंदर का सामना करने में अपना योगदान दिया था और मस्सग की महिलाएं यहाँ की जो रानी थी क्लियोफेज, जिसको कृपी भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में लड़ने आई थी। यानी कि मस्सग की जो रानी है वो कौन है? क्लियोफेज या कृपी, इनके नेतृत्व में वहाँ की महिलाएं लड़ने आई थी। शाकल के लोगों ने सिकंदर का सामना रथ का घेरा बनाकर किया था। अब आपसे पूछा जाए कि रथ का घेरा बनाकर किसने सिकंदर का सामना किया, तो आपको बिल्कुल आंसर आपके सामने होगा कि शाकल के लोगों ने ऐसा करा था। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वहाँ पे ये है कि पंजाब के कठ जाति की जो महिला हैं वो अपने पति की चिता पर साथ जलकर मर जाया करती थी। और दूसरा है कि सिकंदर ने तक्षशिला में भारतीय साधुओं का एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें केवल एक साधु जिसका नाम कल्याण था वही पहुंचा था। सिकंदर को मंडनीज कौर नाम के एक साधु ने प्रभावित कर रखा था। सिकंदर के हमले के बाद भारत में यूनानी शैली के सिक्के प्रचलन में आए। क्या मतलब है? जैसे जैसे जिन जिन राजाओं का भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार होता गया वो उस पर शासन करने लगे, तो निश्चित तौर पे उनकी संस्कृति का भी प्रभाव हमारे क्षेत्र पर पड़ा होगा। इसीलिए सिकंदर के हमले के बाद भारत में यूनानी शैली के सिक्के भी प्रचलन में आ गए, जिनमें शासकों के क्या दर्ज होते थे? नाम, उनका तिथिक्रम और लेख अंकित रहता था। यूनानी लेखकों ने भारत की बढ़ईगिरी की बड़ी प्रशंसा करी है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। जाने से पूर्व जब ये सब चीज़ें उसने कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, उसके बाद जब वो वापस से यूनान की ओर प्रस्थान करने लगा, तो जाने से पूर्व सिकंदर ने पोरस को ब्यास और झेलम के बीच का हिस्सा दिया, ब्यास और झेलम के नदी के बीच का हिस्सा दिया। और झेलम का जो पश्चिमी हिस्सा था, वो जो शुरुआती सिकंदर का भारतीय सहयोगी था आम्भी नरेश, जो तक्षशिला का नरेश था, उसको दिया गया झेलम का पश्चिमी हिस्सा। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं कि सिकंदर का आक्रमण कोई खास प्रभाव नहीं जोड़ पाया, क्योंकि उसका जो मूल कहना था, उसने एक कोट किया, उसमें लिखा उसने, प्राची झुका नीचे झंझावात के, फिर उठा सेना के गर्जन को और निकल जाने दिया, पुनः विचार सागर में निमग्न हो गया। निमग्न का मतलब होता है डूबना या डूब जाना। क्या मतलब कहता है वो? एक बार चूँकि सिकंदर अपने समय का महानतम योद्धाओं में से एक था, तो वही उस बात को कहता है कि प्राची झुका नीचे झंझावात के, कि पूरा विश्व लगभग उसके नीचे झुकता था। फिर उठा उसने सेना के गर्जन को लेके, यानी कि सेना की विशाल सेना सिकंदर की है, तो सिकंदर की विशाल सेना आगे फिर से निकली,
लेकिन उसने सब क्षेत्रों को जीतते हुए भी क्या निर्णय लिया, वापस से यूनान जाने का निर्णय लिया और वापस से पुनः विश्व विजेता बनने की जो कामना थी वो एक बार पुनः सागर में निमग्न हो गई, डूब गई। ठीक है, ईरानी आक्रमण मैंने आपको यहाँ पे इसलिए ध्यान दिला दिया क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छे से मिलेगा। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ रहे थे और 16 महाजनपदों का मैंने आपको एक डिटेल एनालिसिस, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमने 16 महाजनपद के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे रखी है। अब हम धीरे धीरे करके उन सब पे आगे बढ़ेंगे। मगध चूँकि 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे बलिष्ठ था, आगे चल के मगध से मौर्यों का जुड़ाव देखने को मिलेगा। तो हम मगध साथ साथ मौर्य एक साथ देखेंगे। तो अगली जो कक्षा होने वाली है वो मगध और मौर्य पे होगी, जो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरीके से हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको यूज़फुल लगती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।